नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज से हम लोग वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहला आता है आपका ऋग्वेद। तो आज हम ऋग्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि इस वैदिक काल की जो पूरी जानकारी है लगभग ऋग्वेद से मिलती है, क्योंकि ये वेद जो आपका है वो सबसे पुराना है, जो आपका 1500 से 1000 BC के यानी कि ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। तो देखते हैं क्या है भाई इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहला आता है आपका सबसे पुराना आपका वेद है, बिल्कुल सही बात है। साथ में इसके 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अब सूक्त का मतलब क्या होता है? मंत्र होता है, क्योंकि यहाँ पे ऋग जो है ऋग का मतलब ही ऋचा होता है, और ऋचा का मतलब कहीं ना कहीं आपका मंत्र से ही जुड़ा हुआ है। अगला आता है आपका जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, ये जो मंत्र हैं इनको पढ़ने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको होता या होत्र बोलते हैं। यानी कि ऋग्वेद के मंत्रों को जो उच्चारित करता है उसको होत्र बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र हिंदू समाज में अपने हर कोई ना कोई इससे परिचित होगा। तो इसका जो उल्लेख है वो तीसरे मंडल में, ये कई बार CGL में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप जो है याद रखना अच्छे से। ये किसके लिए समर्पित है? सावित्री के लिए, यानी सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। उसके जो रचनाकार हैं वो विश्वामित्र थे। कहाँ पे आपका गायत्री मंत्र है? वो तीसरे मंडल में। नेक्स्ट आता है आपका पहला और 10वां मंडल। इसका जो है सबसे नवीनतम है, यानी कि जो फर्स्ट और लास्ट, यानी कि 10 मंडल हैं इसके, और 10 मंडल में से जो पहला और आखिरी वो सबसे बाद में जोड़ा गया, और जो दूसरा और 7वां मंडल है वो सबसे पुराना, यानी सबसे पहले आपका 2 से 7 नंबर तक जोड़े गए थे। ठीक है। यानी जब ये संकलित किए गए तो कहीं ना कहीं ये संकलन इनका पहले हुआ, और 1 और 10 का जो संकलन है वो बाद में हो पाया। नेक्स्ट आता है कि ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी है मूंजवंत। कई बार नाम पूछा गया कि मूंजवंत श्रेणी या किस लिए फेमस थी, या इस तरीके से पूछते हैं कि ऋग्वेद में हिमालय की कौन सी चोटी का नाम उल्लिखित है? मूंजवंत। ये फेमस किस लिए थी? पता है आप लोगों को, जो ये आर्य लोग थे वो लोग मदिरा पान का बहुत शौक़ रखते थे, तो इसीलिए मूंजवंत श्रेणी जो थी वो मदिरा पान के लिए ही फेमस थी। वहाँ से जाते थे तो सोम रस लेके आते थे, उस टाइम उसको सोम रस बोला जाता था। जैसे नहीं विस्की आप ले लीजिए, अंगूर या जौ से बनाई जाती है, इस तरीके से वहाँ कोई ना कोई तरीके से वो लोग भी बनाते होंगे। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण मंडलों के बारे में देखते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो मंडल है आपका चौथा मंडल है। चौथा मंडल किस लिए फेमस है? चौथा मंडल आपका वो कृषि से संबंधित है पूर्ण रूप से। ठीक है, समस्त जानकारी आपकी कृषि की यहीं पे दी, यानी कि कृषि कितने प्रकार की होती थी, कृषि कैसे की जाती थी। अगला आता है 8वां मंडल। 8वें मंडल में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला आपका दशरागी युद्ध, कई बार पूछा गया दशरागी युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, अभी देखेंगे हम लोग। और दूसरा क्या याद रखना है आपको, जो विदुषी महिलाओं के नाम हैं वो 8वें मंडल में लिखे गए। ठीक है। अगला आता है 9वां मंडल, जो अभी हमने बात की सोमरस की। ठीक है, वो किस मंडल में उल्लिखित है? 9वें मंडल में, सोम को समर्पित है, सोमरस को, यानी सोम देवता भी थे उस टाइम में। और 10वां मंडल जो आपका नवीनतम मंडल है, फर्स्ट और लास्ट, यानी कि पहला और 10वां, उसमें क्या है? वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में जो 4 वर्ण थे आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो किस में मिलते हैं? 10वें मंडल में मिलते हैं। आप याद रखना है इस चीज़ को। अब देखते हैं जो आपका दशरागी युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पुरुषणी नदी थी। अब वर्तमान में उसको किस नाम से जाना जाता है? रावी नदी जाना जाता है। ठीक है, उसी किनारे हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? भरतजन के राजा थे। ठीक है, और साथ में कौन था? 10 राजाओं का एक पूरा का पूरा कबीला था। ठीक है, इसलिए इसको दशरागी युद्ध भी बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे सुदास थे और पे पूरा का पूरा एक तरीके से गैंग था, आज की भाषा में कहें कि पूरा समूह था, लेकिन इधर अकेले थे ये, इधर सुदास थे, इधर 10 लोगों का गैंग था। जो सुदास के गुरु मान लीजिए एक तरीके से मेंटर, वो विशिष्ट मुनि थे, और जो इधर गैंग का था, गैंग लोगों का जो मेंटर थे वो विश्वामित्र थे। ठीक है, लेकिन इसमें जीत किसकी हुई थी? सुदास की हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन जो महत्वपूर्ण मंडल हैं, 4 मंडल, इनको याद रखना किस मंडल में क्या जो है उल्लिखित किया गया है। अगला आता है, अगला क्या महत्वपूर्ण आपका इसमें हो जाता है? ऋग्वेद के सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। भाई मैंने पहले ही जब मैंने शुरू किया था तब मैंने बताया था आपको कि ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश, यानी सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियाँ थीं। कौन कौन सी नदी, फिर से मैप पे हम देख लेंगे कौन कौन सी नदियाँ थीं। इसके साथ में यहाँ पे अफ़गानिस्तान की भी 4 नदियाँ मिलती हैं। अफ़गानिस्तान की 4 नदियाँ कौन कौन सी हैं?
पहली आपकी, देखो कुछ गलती यहाँ पे टाइप होगी, ये नहीं है, पहली आपकी है क्रुमो, ठीक है, इसको आप जो है लिख लेना, क्रुमो। और दूसरी आपकी है कुभा, कुभा, ठीक है, क्रुमो, कुभा, गोमती और सुवास्तु, ये अफ़गानिस्तान की 4 नदियां हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आपका मिलता है। ये आप जो है यहाँ पे लिख लेना इनको सही करके। नेक्स्ट आता है, और इन सभी यानी कि 7 ये नदियाँ और 4 ये नदियाँ, कितनी नदियाँ होंगी, 11 नदियाँ। 11 में सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती थी, इसीलिए इसको नदी तमा बोला जाता था, ठीक है, नदियों की माता बोला जाता। नेक्स्ट आता है आपका 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख, जहाँ पे 4 वर्णों, मैंने अभी देखा महत्वपूर्ण मंडलों में, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ये देखिए आपका जो सप्त सिंधु प्रदेश था, 7 नदियाँ आपकी कहाँ पे थी, ये अपना प्यारा भारत यहाँ पे रहा होगा, ये आपका पाकिस्तान, इसके ऊपर अफ़गानिस्तान। तो ये पूरा पार्ट जो था, ये पूरा पार्ट किसके अंतर्गत आता था, सप्त सिंधु प्रदेश के अंतर्गत आता था। ये देखिए जो 7 नदियाँ आपकी हैं वो इस मैप में अच्छे से दिखाई गई हैं। किस तरीके से हैं, पहली आपकी चिनाब है, झेलम है, सिंधु, रावी, ब्यास, सतलज। अब ये आपकी सरस्वती, देखो सरस्वती अब जो है विलुप्त हो चुकी है राजस्थान के रेगिस्तान में। अब आप वर्तमान में जो नदियां हैं वो 6 नदियां हैं, और 6 नदियों के बीच में पाकिस्तान में कहीं ना कहीं इनके लिए बवाल भी चल रहा है, और इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, या तो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे या फिर इकोनॉमी में पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका वर्ण व्यवस्था, किस तरीके से वर्ण व्यवस्था यहाँ पे आती है आपकी। मैंने बताया था जो ऋग्वेद काल यानी ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, दोनों में डिफरेंस किस लिए किया गया था, इस चीज़ को लेकर किया गया था। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल थी वहाँ पे ऋग्वैदिक काल था, वहाँ पे कार्यों के आधार पर लोगों को बांटा गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे जाति व्यवस्था कर दी गई। अब जैसे हम ऋग्वैदिक काल की बात करें, अगर कोई पूजा करने लगा, ठीक है, तो ब्राह्मण हो जाता था। अगर उसने तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध, शिक्षा बहुत सारी सीख ली उसने, तो क्षत्रिय बन जाता था वो। अगर उसको अच्छे से व्यापार करना आता है तो वैसे बन जाता था। साथ में आपका अगर किसी की सेवा करनी, किसी की दास्ता करनी है तो वो शूद्र बन जाता था। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, यही चीज़ कास्ट में डिवाइड कर दी गई। यानी कि सीधा सा भाई, आप हिंदू समाज में भी कई सारी कास्टें कर दी गई, क्योंकि उस समय हिंदू समाज ही था, कोई समाज ही नहीं था। तो वहाँ पे अलग अलग कर दिया गया, चारों व्यवस्थाओं को अलग अलग कर दिया कि भाई हाँ, ये ब्राह्मण के घर में कोई जन्म ले रहा है तो ब्राह्मण ही होगा, चाहे भले उसको कुछ ना आता हो। अगर क्षत्रिय के घर में कोई जन्म ले रहा है तो वो युद्ध ही लड़ेगा, चाहे भले उसको सुई चलानी ना आती हो। तो इस तरीके से कुछ चेंजमेंट वहाँ पे हो गया था चल करके। अब नेक्स्ट आता है आपका सामवेद। मैंने ऋग्वेद की बात कर ली, कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सभी कवर कर लिए। सामवेद में क्या है, ये भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। जितने भी सुर हैं, 7 सुर हैं, सारे गामा पादानी, उन 7 सुरों को यहाँ पे देखा जा सकता है सामवेद में, ठीक है। यानी कि 7 सुरों का जो उल्लेख है सबसे पहले कहाँ मिलता है, सामवेद में मिलता है। अब ये जो इसका उद्गाता है, यानी कि सामवेद को जो पढ़ेगा, यहाँ के मंत्रों को जो पढ़ेगा उसको क्या बोला जाएगा, उद्गाता बोला जाएगा। लेकिन ऋग्वेद में क्या बोला गया था, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाला वो होत या होत्रा। इनको याद रखना, कई बार पूछा गया कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला कौन था, सामवेद को पढ़ने वाला क्या होता था। आगे हम यजुर्वेद को ऐसे ही देखेंगे क्या बोला जाता है। तो सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें मैटर क्या क्या है। इस वेद के अंदर अधिकतम जो ऋचाएँ हैं वो ऋग्वेद से ही ली गई हैं, ठीक है। 1875 इसमें छंद हैं, जिनमें से 99 केवल और केवल किसके हैं, सामवेद के हैं। बाकी जितना भी बचता है वो कहाँ से ले लिया गया है, वो आपका ऋग्वेद से ले लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ऋग्वेद और सामवेद के बारे में चर्चा की। अगर कुछ बचता है तो आप अपने सोर्सेस से पढ़ लेना। मैंने कोशिश की है कि जितना भी इम्पोर्टेंट सेक्शन हो इसमें कवर कर लिया जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।